नमस्कार दोस्तों, मैं रानू स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको MP हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट और असिस्टेंट ग्रेड 3 की रिक्वायरमेंट के अंदर जो नोटिफिकेशन में रूल्स एंड कंडीशंस दी गई हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ सिलेबस भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑल इन्फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन और पूरे रूल्स एंड कंडीशंस को जानने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट को ओपन करना है सरकारी रिजल्ट की, ठीक है ना। यहाँ पर सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए लेटेस्ट जॉब में आपको यहाँ पर MP हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म की एक लिंक देखिएगी, जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर जा रहा है। सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा तो एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, यहाँ पर एज लिमिट और कौन सी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी कैसी क्या यहाँ पर वैकेंसी दी गई, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी बारीकी से। लेकिन यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन में क्या कैसे क्या रूल्स एंड कंडीशंस और सिलेबस रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सबसे नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन के ऑप्शंस मिलते हैं। उसी के नीचे आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन का एक क्लिक हेयर का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही साथ उसी सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन के नीचे सिलेबस की लिंक भी मिलेगी, जिस पर अभी आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का PDF और एक सिलेबस का PDF दोनों यहाँ पर डाउनलोड होकर आपके ब्राउजर पर ओपन हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस आपका 5 पेजों का दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बारीकी से पढ़ के पहले तो सुना देता हूँ। भर्ती योजना सभी पदों की भर्ती हेतु परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन, मतलब कि एक रिटर्न टेस्ट होगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, ठीक है ना। टाइपिंग टेस्ट में आपको 2 तरीके का टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इसके अंतर्गत पहला जो कि आपको एक मैटर दे दिया जाएगा, उसी मैटर में से आपको वर्ड टाइप करने हैं 300 या 400 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इसके बाद आपका जो सेकंड टेस्ट होगा टाइपिंग का, उसमें आपसे स्पीच के द्वारा टाइपिंग करवाई जाएगी। मतलब कि सामने से परीक्षा केंद्र पर आपको अनाउंसमेंट की जाएगी कि आपको ये टाइप करने हैं, जिस टॉपिक को वहां पर आपको अनाउंसमेंट होगी, ठीक है ना। तो वहां पर उस टॉपिक को आपको टाइपिंग करनी होगी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हो तो देखिए यहाँ परीक्षा केंद्र के बारे में थोड़ी और डिटेल दी गई है, जिसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर सिलेबस पर आते हैं। तो सिलेबस में देखिए आपके क्या रहेगा। आपका एग्जाम कोई भी हो, ग्रेड 3 का हो, ग्रेड 2 का हो, सभी एग्जामों के लिए एक ही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है ना। एक ही परीक्षा होने वाली है, फिर चाहे वो ग्रेड 3 के लिए हो या फिर असिस्टेंट ग्रेड 2 स्टेनोग्राफर हिंदी या फिर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए। यहाँ पर परीक्षा आपकी सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ पर सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर GK GS इंक्लूडिंग GK ऑफ MB यहाँ पर 30 नंबर का आने वाला, मतलब कि GK 10 नंबर का आएगा, ऑल इंडिया का GS 10 नंबर का आएगा ऑल इंडिया का, और GK 10 नंबर का आएगा ऑल MP का। तो यहाँ पर टोटल 30 अंकों की आपकी GK GS और MP GK आने वाली। इसके बाद मैथ और रीजनिंग 10 नंबर की मैथ आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। इसके बाद जर्नल हिंदी 10 नंबर की आएगी आपकी, और जर्नल इंग्लिश आपकी 20 नंबर की, और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके 20 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पर टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपको मिनिमम 50% मार्क यहाँ पर लाना अनिवार्य है। वैसे पेपर सरल होता है तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 50% मार्क्स जरूर ला सकोगे, तभी आप यहाँ पर सेकंड एग्जाम के लिए सिलेक्ट हो सकोगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर मैंने जो जो चीजें बताई हैं वही चीजें यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई हैं। अगर आप बारीकी से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो एक एक स्टेप को। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकंड पेपर के बारे में बताया था कि यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए असिस्टेंट ग्रेड 3 है, तो यहाँ पर हिंदी टाइपिंग आपकी 350 वर्ड अप्रोक्स होनी चाहिए, और यहाँ पर डायरेक्ट डिक्टेंशन टाइपिंग 400 वर्ड पर मिनट यहाँ पर होनी चाहिए अप्रोक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों तरह की टाइपिंग दी गई, यहाँ पर 2 तरीके से टाइपिंग करवाई जाएगी। इसके बाद अब हम आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो नोटिफिकेशन पर भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके की डिटेल्स देखने को मिलती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु में हम 2-4 बिंदु पढ़े लेते हैं। संपूर्ण चयन परीक्षा प्रक्रिया, रिक्त पदों हेतु आहत
बाध्यताएं, अभ्यर्थियों को चयनित अधिकारी आदि संबंध में मतभेद, जिला न्यायालय स्थापना, भर्ती व सेवा की शर्तें, नियम 2016 व अन्य संबंधित नियम व प्रावधान लागू होंगे। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक एक चीज बारीकी से दी गई, आपके सभी लगभग सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में कुछ हटके सवाल होते हैं, जिन सवालों का मैं आपको डायरेक्टली जवाब देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर ग्रेड पे की। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप शीघ्र लेखन ग्रेड 2 में आप चयनित होते तो यहाँ पर आपकी 5200 से 20,200 तक का आपका ग्रेड पे रहने वाला है। यहाँ पर 108 कुल वैकेंसी है और शीघ्र लेखन ग्रेड 3 में आपको 5200 से यहाँ पर 20,200 ग्रेड पे रहने वाला, 205 यहाँ पर वैकेंसी। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ में यहाँ पर 5200 से यहाँ पर आपका 20,200 ग्रेड पे रहने वाला, जिसमें 11 वैकेंसी है। और यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 में आपका 5200 से 20,200 ग्रेड पे रहने वाला है। यहाँ पर 910 यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाले। इसके बाद सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग 5200 से 20,200 ग्रेड पे रहने वाला, जिसमें 21 वैकेंसी रहने वाले। कुल पद आपके यहाँ पर 1255 रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो सभी वैकेंसियों के लिए सेम यहाँ पर वेतनमान दिया गया है। आप कोई भी वैकेंसी करिए, सेम वेतनमान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी वो भी यहाँ पर क्लियर तौर पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन देखिए आपकी क्या होने वाली है, ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी प्लस डीसीए या फिर पीजीडीसीए प्लस यहाँ पर स्टेनो हिंदी या स्टेनो इंग्लिश, ये आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है ना। और मिनिमम क्वालिफिकेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन को जो मैंने आपको पहले बताई उसमें से सिर्फ स्टेनो हिंदी इंग्लिश इसको हटा दीजिए तो वो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई। मतलब कि ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी प्लस यहाँ पर आपका कंप्यूटर डिप्लोमा, फिर चाहे वो डीसीए हो या फिर पीजीडीसीए हो, ठीक है ना। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लोगों का रहता है कि यहाँ पर उनके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट तो है लेकिन उन्होंने दोनों टाइपिंग यहाँ पर पास नहीं की है। तो यहाँ पर क्या दोनों टाइपिंग पास होना जरूरी है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर तौर पर बता दूं कि देखिए, जो इससे पहले जब भी इस रिक्वायरमेंट को निकाला जाता था तो वहां पर नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर शर्त दी जाती थी कि आपकी दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों टेस्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप सीपीसीटी का वैलिड सर्टिफिकेट आप यहां पर लगा सकोगे। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपके दोनों टेस्ट यहां पर क्लियर होने चाहिए। यहां पर अगर आपने कंप्यूटर और हिंदी सीपीसीटी में क्वालिफाइड कर रखी है तो यहां पर आवेदन कर सकोगे, और अगर आपने कंप्यूटर और इंग्लिश क्वालिफाई कर रखा है तो यहां पर नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहां पर इंग्लिश के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और हिंदी के लिए यहां पर असिस्टेंट ग्रेड 3 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहां पर टेस्ट आपका हिंदी का ही रहेगा, जो सेकंड टेस्ट रहेगा वो हिंदी का ही रहेगा। तो यहां पर हिंदी और कंप्यूटर दो चीजें आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए सीपीसीटी में 50% स्कोर के साथ में, तो तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकोगे इस फॉर्म के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सीपीसीटी में तीनों सब्जेक्ट क्लियर हैं तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास होकर यहाँ पर आवेदन कर सकोगे। और अगर आपके पास, और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक और चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपको जर्नल की वैकेंसी नहीं मिलेगी। आमतौर पर देखा जाए तो वैकेंसियों में होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए आपने आवेदन किया और यहाँ पर ओबीसी से आवेदन किया और ओबीसी की कैंडिडेट की संख्या हो गई ज्यादा। अब ऐसे में दोस्तों आपको सिर्फ 136 वैकेंसी में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। जिन लोगों के ज्यादा परसेंटेज या फिर ज्यादा नंबर होंगे उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। आप सोचोगे कि आपने ओबीसी से आवेदन किया है तो जर्नल की सीट आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्नल का कट ऑफ अलग बनेगा, ओबीसी का कट ऑफ अलग बनेगा। और अदर नौकरियां होती हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, उन नौकरियों में अगर आपकी ओबीसी की सीटें कंप्लीट फुल हो जाती हैं तो यहां पर जर्नल की वैकेंसी आपको दी जाती है, क्योंकि यहां पर आपके पास ओबीसी का आरक्षण है। लेकिन यहां ए हाई कोर्ट की वैकेंसी, तो यहां पर इस चीज का विशेष ध्यान दिया गया है कि यहां पर किसी के साथ भी
किसी के साथ भी भविष्य से खेला ना जाए और यहाँ पर जनरल के कैंडिडेट को जनरल की पूरी वैकेंसी दी जाए और ओबीसी के कैंडिडेट को ओबीसी की पूरी वैकेंसी दी जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर जनरल से ही आवेदन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जनरल से आवेदन करने वालों को ही वैकेंसी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जनरल की वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं और कॉम्पिटिटर कम है और ओबीसी में वैकेंसियाँ कम हैं और कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर जनरल से ही फाइट करें और जनरल से ही अप्लाई करें, चाहे आप ओबीसी की कैंडिडेट ही क्यों ना हो। और अगर आप एससी की कैंडिडेट हो तब भी आप जनरल में जा सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है, आप ओबीसी से भरना चाहो तो ओबीसी से भरिएगा। और यहाँ पर अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो फिर सोने पे सुहागा है, क्योंकि एसटी कैटेगरी में एक तो आवेदक कम होते हैं, ऊपर से यहाँ पर वैकेंसी भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप एसटी से बिंदास होकर भरिएगा, जनरल से भरने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि सीपीसीटी कार्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं आपको सीपीसीटी के जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। देखिए सीपीसीटी का जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो वैलिड डेट जो पहले हुआ करती थी सीपीसीटी में वो 2 साल की रहती थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने उस वैलिडिटी को 5 साल तक वैलिड कर दिया और अभी फिलहाल के दोनों में सीपीसीटी की सर्टिफिकेट को 7 साल के लिए वैलिड कर दिया गया। और साथ ही साथ जिन लोगों की एक्सपायर हो चुकी थी सीपीसीटी उन लोगों की भी वैलिड कर दी है। जब से उन्होंने क्वालिफाइड की होगी तब से लेके 7 साल कंप्लीट नहीं हुए हों तो आप यहाँ पर सीपीसीटी के फॉर्म के लिए सीपीसीटी के स्कोर कार्ड को इस वैकेंसी के लिए लगा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने सन 2017 में सीपीसीटी क्वालिफाइड की थी तो वो सर्टिफिकेट आपका आज भी वैलिड रहेगा। 2017 से लेके वो आपका वैलिड रहेगा 2024 तक, क्योंकि यहाँ पर 7 साल प्लस कर दिए गए हैं ओल्ड सर्टिफिकेट में भी। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन में से क्या कैसी क्या बारीक डिटेल्स जाननी है आपको वो भी समझ आ चुका होगा। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो पहले तो इन दोनों नोटिफिकेशन को बारीकी से पढ़ें जो कि बिल्कुल हिंदी में दिए गए हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पर आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।